हेलो दोस्तों, और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये वाला एपिसोड और इसके आगे आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और ख़तरनाक होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें मल्टीपल विलन्स देखने के लिए मिलेंगे जिनके पास बहुत ही ज़्यादा डेमोनिक पावर है। और आखिर इनकी पावर के सामने हमारे हीरो वीजोंग और हान फे कैसे टिक पाएंगे, ये सोचने की बात है। तो अगर आप भी मेरी तरह इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं तो प्लीज़ इन एपिसोड्स को देखना ना भूलें, और उसके लिए मेरे चैनल को अभी जा करके सब्सक्राइब कर लें। तो अब चलिए चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हान फे और उसका फोर्थ ब्रदर दिखाया जाता है, जहां पर सैनिकों ने ली काई को चारों तरफ से घेर रखा था और फोर्थ ब्रदर का बेटा ली काई के ऊपर तीर चलाने ही वाला था। ये सब देख करके हमारा हान फे बहुत ज़्यादा उदास था, क्योंकि वो ली काई को मरते हुए नहीं देखना चाहता था। फिर अचानक से ली काई ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस हान स्टेट के लिए कुर्बान कर दी, लेकिन आज मेरे सामने ऐसी सिचुएशन आ चुकी है जहां हान स्टेट के लोग ही मुझे मारना चाहते हैं। उसके बाद ली काई अपनी लवर से माफ़ी मांगने लगता है, जिससे वो लेडी बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और उसे ली काई के यंगर फॉर्म दिखाई देने लगता है और उसकी लवर वहीं पर रोने लग जाती है। फिर ली काई आगे कहता है कि लास्ट टाइम जब मैं मरने वाला था तब मैंने हान स्टेट के लिए पूरी लॉयल्टी निभाई थी, और अब भले ही मैं हान स्टेट का कमांडर नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि हान स्टेट के सोल्जर के हाथों मेरी मौत हो और उनकी तलवारें मेरे खून से रंग जाएं। फिर वो अपनी लवर की आंखों में देखकर कहता है कि शायद यही मेरी डेस्टिनेशन थी, लेकिन मैं तुमसे अगले जन्म में ज़रूर मिलूंगा। और फिर वो अचानक अपनी शॉर्ट से खुद की ही गर्दन काट लेता है और वहीं रूफटॉप से नीचे गिर जाता है। ये देख करके उसकी लवर वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर फोर्थ ब्रदर हान फे को कांग्रेट्स करता है, क्योंकि अब ली काई मारा जा चुका था, पर हान फे ये देख करके बहुत ही ज़्यादा उदास था। सीन शिफ्ट होता है और हमें ली काई के फ्यूनरल पर उसकी लवर को जाते देख पाते हैं, लेकिन ये सब जनरल भी देख रहा था और उसे यकीन नहीं था कि ली काई मर चुका है, क्योंकि ली काई की बॉडी को हान फे और फोर्थ ब्रदर ने एग्जामाइन किया था, और इसीलिए वो अपने सोल्जर्स को ली काई की बॉडी को फिर से चेक करने के लिए कहता है, जिससे उसे ये पक्का यकीन हो जाए कि ली काई मारा जा चुका है। और फिर वो उनसे वू जी को ढूंढने के लिए भी कहता है, क्योंकि वू जी भी कुछ दिनों से गायब था। सीन शिफ्ट होकर हान फे पर आ जाता है, जो कि खड़े होकर वाइन पी रहा था और कुछ सोच रहा था। फिर हम पर्पल ऑर्चिड हाउस को देखते हैं, जहां मिस जीनू उस लेडी को सिंपैथी दे रही थी और उससे कहती हैं कि मैं भी किसी अपने को खोने का गम जानती हूँ। इसके बाद फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें सिमेंट्री यानी कि कब्रिस्तान को दिखाया जाता है, जहाँ जनरल के 2 सोल्जर्स ली काई की कब्र को खोद रहे थे ताकि वो उसकी लाश को चेक कर सकें। सीन शिफ्ट होकर ली काई पर आ जाता है, जिसे अचानक कोई बेहोशी से उठा देता है और वो कोई और नहीं जी फेंग होता है। लेकिन ली काई ये देखकर हैरान था कि वो अभी तक जिंदा है और वो लेफ्ट मिनिस्टर की कब्र के पास क्या कर रहा है। तभी वहां पर हान फे आ जाता है और ली काई को पूरी स्टोरी बताता है कि उसने मिस जीनू और वीजोंग की मदद ली थी, और जैसे ही तुम अपनी गर्दन काटने वाले थे, ये वीजोंग ने एक पत्थर मारकर तुम्हें रोक लिया और जीनू ने अपनी स्नेक स्वॉर्ड की मदद से तुम्हें पीछे खींच लिया। उसके बाद वीजोंग ने तुम्हारी तरह दिखने वाली बॉडी को वहां से नीचे फेंक दिया, जिससे सबको यकीन हो गया कि तुम मारे जा चुके हो। उसके बाद हान फे मिस जीनू और वीजोंग का थैंक्स करता है, क्योंकि ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को बिल्कुल भी शक नहीं हो पाया और कोई कुछ भी नहीं देख पाया। और उसके बाद फिर ली काई को लेफ्ट मिनिस्टर की बॉडी के साथ उसके फ्यूनरल पर पहुंचा दिया गया। फिर हान फे बताता है कि ये सारा प्लान वीजोंग का था और उसे तो ऐसा लगा था कि मानो तुम एक पल के लिए मर चुके हो, और वीजोंग ने ही ली काई को इसलिए बचाया था क्योंकि उसने ली काई से वादा किया था कि वो उसे कभी कुछ नहीं होने देगा। फिर वहां पर वीजोंग आकर कहता है कि उन 2 पोटलियों में जो हान फे ने रखी थी, उसमें से एक में वू जी की ड्राइंग थी, क्योंकि हान फे को ये सिचुएशन आने का शायद पता था, इसीलिए उसने ये सब किया। तभी हान फे मिस जीनू की तारीफ करता है, क्योंकि उसी ने वू जी की डेड बॉडी को मेकअप बिल्कुल ली काई की तरह कर दिया था, जिससे किसी को भी कुछ पता नहीं चला। ये सब सुन करके ली काई उनका झुककर थैंक्स करने लगता है, पर हान फे उसे रोक लेता है और कहता है कि हमने तुम्हें इसलिए बचाया है क्योंकि हम कभी सच को मरता हुआ नहीं देखना चाहते थे। सीन शिफ्ट होकर मिस जीनू पर आ जाता है, जो उस लेडी से उसके रिलेटिव्स के बारे में पूछ रही थी। तो वो लेडी रोकर बताती है कि बायू पर अटैक होने से पहले उसकी और ली काई की शादी हो चुकी थी और उनकी एक बेटी थी, और वो अटैक के कारण उसने अपनी बेटी को खुद से जुदा कर लिया। उसने अपनी बेटी को एक रेनिंग फायर स्टोन भी दिया था
फिर वो दुखी हो जाती है क्योंकि उसे ये पता नहीं था कि उसकी बेटी अभी कहाँ और किस हाल में है। सीन शिफ्ट होकर वापस ली काई के ऊपर आ जाता है, जो उसकी लाइफ बचाने के लिए हान फाई का थैंक्स कर रहा था, और फिर वो इसलिए भी उनका थैंक्स करता है क्योंकि पर्पल ऑर्चिड हाउस ने इतने सालों तक उसकी बेटी को छुपाकर सलामत रखा था। यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि नोंग यू ली काई और उस लेडी की बेटी है जिसे अभी तक मिस जीनू ने बचा कर रखा था। फिर सीन शिफ्ट होकर उस लेडी पर आ जाता है जहाँ वो आई हुई नोंग यू को देखती है और उसके ड्रेस में लगे हुए रेनिंग फायर स्टोन को देखकर समझ जाती है कि नोंग यू ही उसकी बेटी है। फिर वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होकर अपनी बेटी से गले लगकर वो दोनों रोने लगती हैं और ये सीन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होकर ली काई पर आता है, जो हान फे को बताता है कि उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी बेटी से आकर कभी मिल सके क्योंकि इससे उसकी बेटी की जान मुश्किल में पड़ सकती थी। तभी वीजोंग ली काई से कहता है कि हमने तुम्हें इसलिए बताया है ताकि तुम अपनी लाइफ को दोबारा जी सको, इसलिए तुम्हें घुटने टेकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तभी ली काई हान फे से एक और रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी वाइफ और उसकी बेटी को ये कभी ना बताए कि ली काई अभी तक जिंदा है, क्योंकि अगर उन्हें इस बारे में पता चला तो उनकी लाइफ भी खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए मैं उनसे दूर रहना चाहता हूँ ताकि उनकी लाइफ हमेशा सेफ बनी रहे। फिर हम ली काई की वाइफ और बेटी को देख पाते हैं जो ली काई की सोल की शांति के लिए प्रे कर रहे थे। उसके बाद उनके पास हान फे आ जाता है जो इन्हें ली काई की आखिरी निशानी उसकी स्वॉर्ड इन्हें सौंप देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। बट नेक्स्ट एपिसोड में हमें कुछ नए विलन्स देखने के लिए मिलेंगे जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं, तो उन्हें देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देख लिया था कि हान फे ने वी जोंग और मिस जीनू की मदद से ली काई को बचा लिया था और जनरल ने ली काई की बॉडी चेक करने के लिए 2 सोल्जर्स को कब्रिस्तान में भेज दिया था और हमने ये भी देखा कि 2 बिछड़े माँ और बेटी आपस में मिल चुके हैं। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम कब्रिस्तान को देख पाते हैं जहाँ 4 अजीब से घोस्ट अपीयरेंस वाले लोग दिखाए जाते हैं जो किसी आदमी को एक सेडान चेयर पर उठाकर ले जा रहे थे और वो आदमी हमें बहुत ही ज़्यादा डेमोनिक पावर का लग रहा था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मोया और बायफेंग भी हैं जो ये सब कुछ देख रहे थे। तभी बायफेंग उन पर अटैक करने ही वाला था लेकिन मोया तभी उसे रोक देता है। फिर मोया बायफेंग को बताता है कि जैसे जैसे रात और ज़्यादा काली होती जाती है वैसे ही घोस्ट और डीमंस बाहर आने लगते हैं। बायफेंग को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि घोस्ट असल में एग्जिस्ट करते हैं, तो मोया उसे बताता है कि इस दुनिया में बहुत से घोस्ट और बहुत सारे डीमंस हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है कि आज हमने उनमें से किसी एक को देख लिया। उसके बाद वो दोनों उन लोगों को चेक करने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हम उन 2 सोल्जर्स को देखते हैं जिन्हें जनरल ने ली काई की बॉडी चेक करने के लिए भेजा था ताकि ये इंश्योर हो सके कि ली काई मर चुका है। फिर वो दोनों सोल्जर्स ली काई की लाश को कब्र से खोदकर बाहर निकाल लेते हैं। पहले तो उन्हें लगता है कि ये ली काई की ही लाश है, पर उन्हें थोड़ी देर बाद पता चल जाता है कि ये ली काई की लाश नहीं बल्कि वू जी की लाश है। तभी उन सोल्जर्स को झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई देती है, इसलिए वो लोग पीछे मुड़कर उसे चेक करने लगते हैं। तभी हम उनके पीछे से वू जी को उठकर खड़ा होता देख पाते हैं और हमें ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर कोई डेमोनिक पावर आ गई हो। फिर जैसे ही वो सोल्जर्स पीछे मुड़कर देखते हैं वू जी उन्हें वहीं दबोचकर मार देता है। फिर हम देखते हैं कि वो डेमोनिक आदमी अपने चारों सबऑर्डिनेट्स के साथ वू जी के पास पहुंच जाता है। फिर हमें इस विलन का नाम क्यूशिमो बताया जाता है। तभी वू जी क्यूशिमो पर अटैक कर देता है लेकिन क्यूशिमो उसे अपनी मैजिक की पावर से वहीं पर रोक देता है और इससे वू जी की हड्डियां टूटने लगती हैं और उसके बाद फिर से धीरे धीरे जुड़ जाती हैं। फिर वो आदमी वू जी से कहता है कि तुम्हारी अपने बॉस पर अटैक करने की हिम्मत भी कैसे हुई, मैंने ही तुम्हें दोबारा जिंदा किया है। और यहाँ हमें पता चल जाता है कि क्यूशिमो ने ही वू जी को जिंदा कर उसे एक ज़ॉम्बी बना दिया है। उसके बाद वो अपनी मैजिक स्टिक से वहाँ पर ब्लैक मैजिक करने लगता है जिससे कुछ अजीब से कीड़े वहाँ पर एक पैटर्न बना लेते हैं। फिर वो कीड़े उन लाशों के अंदर घुस जाते हैं और सभी डेड बॉडीज अचानक से जिंदा होने लगती हैं और ज़ॉम्बीज में बदल जाती हैं और फिर वो सभी अपने कब्र से बाहर आने लगती हैं। ये सब मोया और बायफेंग भी देख रहे थे लेकिन उनकी मौजूदगी क्यूशिमो को पता चल जाती है जिससे वो सभी ज़ॉम्बीज
इन दोनों की तरफ आने लगते हैं और इन पर अटैक कर देते हैं। शुरुआत में तो मोया और बाइफैंग बड़े ही आसानी से इन जॉम्बीज को मारकर दूर गिरा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वहां पर बहुत सारे जॉम्बीज आने लगते हैं जिनसे निपटना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि जैसे जैसे ये जॉम्बीज को मार रहे थे वो वापस जिंदा होते जा रहे थे। मोया और बाइफैंग सिचुएशन को समझकर फिर वहां से भागने का डिसाइड करते हैं और उसके बाद वहां से निकल जाते हैं। फिर हम क्यूशिमो को देख पाते हैं जो कि उन सभी जॉम्बीज को शांत कर देता है और उसके बाद वो वूजी से कहता है कि पक्का ये दोनों तुमसे ही मिलने आए होंगे। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर जनरल के ऊपर आ जाता है, जिसे मोया ने सब कुछ बता दिया था और जॉम्बीज की बात सुन करके जनरल को थोड़ा हैरानी होती है। लेकिन फिर मोया कहता है कि अगर मैंने भी अपनी आंखों से ये नहीं देखा होता तो मैं भी इस बात पर कभी यकीन नहीं करता। फिर मोया आगे बताता है कि उन सोल्जर्स को ली काई की जगह वूजी की लाश मिली थी जो कि जॉम्बी बन चुका है। ये सुनकर के जनरल बहुत ज़्यादा बौखला जाता है और समझ जाता है कि हानफे ने उसे धोखा दिया है। तभी फिर ब्लड मर्क्यूस इस खबर को अच्छा बताने लगता है, जिसे सुनकर के जनरल भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। पर वो आगे बताता है कि डीमन अपने सबऑर्डिनेट्स को इकट्ठा कर रहा है और वो आदमी क्यूशिमो, बायू और चू स्टेट में बिछी हुई हजारों लाशों की आवाज़ मीलों दूर से सुन सकता है। और मुझे लगता है कि ये अपना पुराना दोस्त शायद अनकंफर्टेबल फील कर रहा है और हमें इसे जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। तभी जनरल कहता है कि अगर उसने हमारी बात नहीं मानी तो हमारा प्रिजन का दरवाज़ा उसके लिए हमेशा खुला हुआ है। सीन शिफ्ट होकर हानफे पर आ जाता है जो कि अपने रूम में जा रहा था और वो जाते हुए मिस जीनू की दी गई वाइन की तारीफ कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो अंदर कदम रखता है उसके ऊपर कोई शॉट चला देता है, लेकिन वी जोंग वाइन का ग्लास फेंक करके हानफे को शॉट से बचा लेता है। तभी हम अंदर एक लड़की को शॉट पकड़े हुए देख पाते हैं, जिससे वी जोंग उसे भेजने वाले का नाम पूछता है, पर वो लड़की लड़ने के लिए उतारू थी। इसलिए हानफे वी जोंग और उस लड़की की फाइट देखने के लिए आराम से वहां पर सोफे पर बैठ जाता है और वी जोंग उस लड़की से सिर्फ एक हाथ से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो दोनों फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन तभी वो लड़की वी जोंग पर शॉट से अटैक कर देती है और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी मेरे 10 के सब्सक्राइबर पूरे करवा दो ताकि मैं अपने घर में जाकर के बता सकूं कि मेरा कोई यूट्यूब चैनल भी है।